Hello my dearest friends, I Sanjay welcome you once again in this channel, and in this video we are going to discuss a very important topic of chapter number 3 from Delhi Sultanate of Delhi, and our topic is the slave dynasty. Friends, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जो स्लेव डायनेस्टी है उसके रूलर्स के बारे में समझेंगे, कौन कौन से रूलर्स थे और किस तरह से ये डायनेस्टी इंडिया के दिल्ली में एस्टेब्लिश हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, जो कि एम्परर की सेवा में रहता है, एम्परर का सबसे ज़्यादा वफादार रहता है, उसके सबसे करीब रहता है। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का ग़ुलाम था, और मोहम्मद गौरी को इसने जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन थी 1192 में हुई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसने हेल्प करी थी। और उसके बाद जो मोहम्मद गौरी था उसने इंडिया की जो टेरिटरी थी उसकी देखरेख करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गौरी की डेथ होती है उसके बाद 1206 सीई में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। जितने भी सुल्तान होते थे उनकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती थी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ये काफ़ी ज़्यादा जेन्योसिटी था, मतलब कि उदारवादी था, और इसके साथ साथ पैट्रॉन था, ये आर्ट का पैट्रॉन था, मतलब कि जो कला प्रेमी था कह सकते हैं हम एक प्रकार से। जो दिल्ली की एक ग्रेट मीनार है कुतुब मीनार, इसी के टाइम पीरियड में वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो कंप्लीट कब हुई थी? इल्तुतमिश के टाइम में, मतलब कि स्टार्टिंग तो इसने करवाई थी, उसका कंस्ट्रक्शन शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर हुआ था, उसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर हुई थी, लेकिन वो कंप्लीट हुई थी इल्तुतमिश के टाइम पर। अब बात करें, ये जाना जाता था लाख बख्श के लिए, ये अपने आप को कहलाना पसंद करता था लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है कि जो दान करने वाला होता है, लाखों रुपए जो दान करने वाला होता है, तो ये ऐसा अपने आप को कहलाना पसंद करता था। देन इसने एक फेमस मॉस्क्यू भी बनवाई थी, उस मॉस्क्यू का नाम था, मस्जिद का नाम था कुबात उल इस्लाम। देखिए, ये एक्सपेंशन की पॉलिसी को लाइक नहीं करता था, इसीलिए इसने ज़्यादा अपनी डायनेस्टी को फैलाया नहीं, अपने एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करा, और ये ज़्यादा नहीं जी पाया, सिर्फ 4 साल ये जी पाया। 1206 से इसने स्टार्ट किया, और उसके 10 ईयर बाद जब वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, घुड़सवारी कर रहा था, तो उसी दौरान इसका पैर फिसला और घोड़े की सवारी करते हुए ये गिरकर मर गया। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जो घुड़सवारी करते हुए मतलब डेथ हो गई थी जिसकी, तो वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। स्लेव डायनेस्टी में जो नेक्स्ट रूलर है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिप्लोमेट था, एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन जो इसकी पॉलिसी थी वो थोड़ी एंटी राजपूत किंग्स थी। अपने किंगडम में लोगों के वेलफेयर के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपनी पॉलिसीज़ को चेक करने के लिए इसने 40 स्लेव्स की टीम बनाई, और जो काफ़ी ज़्यादा इल्तुतमिश के लिए लॉयल थे। इंडिया के राजपूत रूलर्स के लिए इसकी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी। इसने अपने किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, जिनका नाम रखा गया इक्ताज़, और हर एक इक्ता में इसने अपना एक नोबल मैन रख दिया जो वहाँ से वसूली करता था, रेवेन्यू वहाँ से लेता था, और साथ ही जो अपनी पॉलिसीज़ थी किंग की वो वहाँ लोगों तक पहुँचाता था। और देखिए, जो नोबल मैन नियुक्त किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था, उसको इक्तादार कहा जाता था। इल्तुतमिश ने एक चांदी का सिक्का चलाया, कॉपर जीतल्स भी इसने चलाए थे। इल्तुतमिश काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर था, ऑर्गेनाइज़र था, और एक अच्छा डिप्लोमेट भी था। इल्तुतमिश के बाद हमारे जो नेक्स्ट सुल्तान की बारी है वो है रज़िया सुल्तान।
रज़िया सुल्तान दिल्ली के थ्रोन पर बैठने वाली फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम विमेन रूलर थी। देखिए, इल्तुतमिश की डेथ के बाद उसका जो बेटा था रुस्तम उद्दीन, वो थ्रोन पर बैठा, और लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, मतलब ही वॉज अनेबल टू रूल ओवर दिल्ली सल्तनत। इसीलिए जो उसकी बहन रज़िया सुल्तान थी, वो उसमें सारी की सारी क्वालिटी थी रूलर की, तो इसीलिए उसने अपने भाई को सिंहासन से उतारा और खुद जाकर सिंहासन पर बैठ गई। अब देखिए, ये उस टाइम में काफ़ी बड़ी बात थी कि एक लेडी होकर वो दिल्ली के थ्रोन पर बैठ रही है, मतलब कि रूलर कोई भी लेडी नहीं बन सकती थी, ये अपराध था एक प्रकार का। तो बावजूद उसके वो सिंहासन पर बैठी और बाकायदा उसने अपना पूरा राजपाट चलाना शुरू किया। लेकिन इस बात से जितने भी उसके नॉबल्स थे, जितने भी उनके जो बुद्धिमान जितने भी कर्मचारी थे, वो चिढ़ गए और उन्होंने उसकी जो थ्रोन का विरोध किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। बस इसी बात से गुस्सा होकर मुल्तान और लाहौर के जो भी नोबल्स थे, जो भी रूलर्स थे, उन्होंने प्लान किया कि हम दिल्ली पर अटैक करेंगे और रज़िया सुल्तान को थ्रोन से उतारेंगे। रज़िया सुल्तान अपनी थ्रोन में, अपने किंगडम में, उसका एक एम्प्लॉय था, उसका हम कह सकते हैं सेनापति था याकूत मलिक, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एबल था, उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी बना रखा था। इस बात का ये लोग विरोध करते थे। देखिए, उन्होंने उसको एक्यूज़ किया, उसको एक अपराधी बनाया कि भाई आप याकूत मलिक को क्यों इतना तवज्जो दे रही हो, इतना प्रेफरेंस उसको दे रही हो। तो इस बात को लेकर उन्होंने उसका विरोध किया और जो भटिंडा का गवर्नर था उसने भी उसका काफ़ी विरोध किया। और फिर एक बार रज़िया सुल्तान ने अपने सिपाही मलिक याकूत के साथ भटिंडा में जो गवर्नर था उसके ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लड़ाई में रज़िया सुल्तान की हार हुई। जो मलिक याकूत था वो उसमें शहीद हो गया और रज़िया सुल्तान को उन्होंने जेल में बंद कर दिया। रज़िया सुल्तान के जेल में जाते से ही उसका जो दूसरा भाई था बहरीन, वो थ्रोन पर बैठा। और रज़िया ने जब कोई रास्ता नहीं उसको समझ में आया कि अब जेल से मैं निकल सकती हूँ, तो उसने जो अल्तुनिया था उससे शादी कर ली। और फिर अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान ने कुछ दिनों बाद उसका जो भाई था दिल्ली का सुल्तान बहरीन, उसे थ्रोन वापस लेने के लिए उस पर अटैक कर दिया। लेकिन यहाँ पर रज़िया सुल्तान और जो अल्तुनिया था, दोनों की डेथ हो गई। रज़िया सुल्तान वीमन स्ट्रेंथ की आइकन थी। वो जो ऑर्थोडॉक्स था उस टाइम का, उससे बाहर आकर उसने जो फैसला लिया वो अपने आप में तारीफ़ काबिल है। वो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी और उसने अपने आप को एक वीर योद्धा की तरह साबित किया। रज़िया सुल्तान की डेथ के बाद 1266 तक और भी स्लेव डायनेस्टी के जो वीक रूलर थे वो दिल्ली के थ्रोन पर बैठे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हिस्ट्री में उनका नाम नहीं आता है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट रूलर है स्लेव डायनेस्टी का, गियासुद्दीन बलबन, वो क्यों जाना जाता है, आइए समझते हैं। गियासुद्दीन बलबन भी स्लेव डायनेस्टी का महान शासक था और उसने एक जो पॉलिसी चलाई थी वो ब्लड और आयरन की पॉलिसी थी। उसका पूरा का पूरा जोर ये रहा कि पूरी की पूरी ताकत है उसके किंगडम की वो उसके हाथ में हो, इसलिए इसके लिए उसने समय समय पर कई तरीके के सिस्टम चलाए। उसी में से एक सिस्टम था सिजदा का। सिजदा का सिस्टम ये था कि भाई आप राजा से मिलने से पहले अपने सर को ज़मीन में टिकाओ, सिजदा करो और ऐसा आप अनुभव करो कि आप राजा को नहीं भगवान को सिजदा कर रहे हैं। उसका ये मानना था कि जो किंग है उसके पास पूरी की पूरी डिवाइन पावर है। उसका ये मानना था कि ज़मीन पर, इस पृथ्वी पर जो किंग है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटर है। कोर्ट में और जस्टिस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और अपने जितने भी नोबल्स थे, अपने जितने भी कोर्टियार्स थे, उनकी जासूसी वो करवाता था। उन पर नज़र रखने के लिए उसके कुछ गुप्तचर थे, कुछ नोबल्स उसने रखे थे ताकि ये नज़र रखे कि ये कहीं पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। पूरे किंगडम को अपने ही हाथ में रखना चाहता था, अपने हिसाब से चलाना चाहता था, इसीलिए जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते थे उसके किंगडम में, उसके कोर्ट्स में, वो खुद करता था।
राजपूत रूलर्स से ये नफ़रत करता था। मेवाती राजपूत से दोब के एरिया में इसने रिवोल्ट किया और उनको हराया। अपने किंगडम को मंगोलों के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए इसने वहाँ पर एक फोर्ट बनवाया और अपनी पूरी की पूरी फोर्स, जो उनका द्वार था जहाँ से उसके किंगडम की एंट्री होती थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसने फोर्स लगा रखी थी। ये ड्रिंक नहीं करता था लेकिन लोगों पर अत्याचार करता था। कभी भी वो पब्लिक लाइफ में एक एज अ किंग अपीयर्ड नहीं होता था। जब भी वो अपने महल से बाहर निकलता था आम आदमी की तरह निकलता था और जो उसका ड्रेसिंग था वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर। आई होप आपको स्लेव डायनेस्टी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।